Hello students, myself Devendra Sharma. Today we will discuss about the unit first from the fundamental of nursing. आप लोगों ने पहले जैसे जीएनएम सिलेबस के बारे में सुना, मतलब कि पढ़ाया है आपको जीएनएम सिलेबस को, इसके अंदर फंडामेंटल ऑफ नर्सिंग के बारे में बताया कि इसके अंदर इस तरह से 7 यूनिट्स होती हैं और फर्स्ट एड भी इसमें इंक्लूड होता है। फर्स्ट एड के अंदर 4 यूनिट्स 5 यूनिट्स अलग से होती हैं। तो वैसे ही अपन आज फर्स्ट यूनिट को डिस्कस करेंगे जिसके अंदर नर्सिंग क्या है, नर्सिंग की डेफिनेशंस और नर्सिंग का हिस्ट्री, प्रिंसिपल्स, कॉन्सेप्ट, ये सब हम आज डिस्कस करेंगे। सबसे पहले व्हाट इज नर्सिंग, नर्सिंग क्या है। एक सिंपल भाषा में समझाएं तो नर्सिंग एक सेवा भाव होता है, एक प्रोफेशन है नर्सिंग, जिसके अंदर नर्सिंग इज द यूनिक फंक्शन ऑफ द नर्स बताया गया है कि नर्स का फंक्शन है नर्सिंग। और नर्सिंग जो वर्ड है वो आपको पता ही है, न्यूट्रायर मीन्स लेटिन वर्ड से आया है, न्यूट्रायर से, तो मतलब पोषण। तो एक तरह से सेवा भाव होता है ये नर्सिंग। तो सबसे पहले अपन इसकी डेफिनेशन की बात करेंगे। नर्सिंग इज द यूनिक फंक्शन ऑफ द नर्स टू असिस्ट द इंडिविजुअल सिक और वेल इन द परफॉर्मेंस ऑफ दोज एक्टिविटीज कंट्रीब्यूटिंग टू हेल्थ और इट्स रिकवरी। कि नर्सिंग का मेन फंक्शन होता है कि बीमार व्यक्ति, इंडिविजुअल सिक और वेल व्यक्ति के हेल्थ के रिगार्डिंग उसको जो भी सेवा हो, जो भी उसको स्किलफुल परफॉर्मेंस के अकॉर्डिंग जो भी कुछ उसको परफॉर्म करना है फॉर इट्स रिकवरी, उसके रिकवरी के लिए, और उसको एक पीसफुल डेथ दे सके, इसके रिगार्डिंग ही नर्सिंग को डिफाइन किया गया है। तो सबसे पहले व्हाट इज नर्सिंग, डेफिनेशन ऑफ नर्सिंग अकॉर्डिंग टू वर्जीनिया हेंडरसन होता है। ये किसके अकॉर्डिंग है? वर्जीनिया हेंडरसन एक साइंटिस्ट थे, उनके अकॉर्डिंग ये डेफिनेशन डिसाइड किया गया, जो आपको याद करनी पड़ेगी। ठीक है, नेक्स्ट अपन बात करते हैं कि हिस्ट्री ऑफ नर्सिंग के बारे में। किसके बारे में? हिस्ट्री ऑफ नर्सिंग। तो हिस्ट्री ऑफ नर्सिंग की बात करते हैं तो नर्सिंग वर्ड केम फ्रॉम द लेटिन वर्ड न्यूट्रायर। कहाँ से आया है? लेटिन वर्ड न्यूट्रायर मीन्स आया है, जिसका मतलब होता है न्यूट्रिशियस। ठीक है, न्यूट्रिशियस का मतलब होता है पोषण हिंदी में। तो वही बात हो गई ना, उसकी सेवा भाव करना। नर्स मतलब है पेशेंट को केयर देना, मतलब उसको पोषण, लालन पालन जिसे अपन बोलते हैं, वो ही यहाँ पे इसका मीन्स होता है समझने के लिए। वैसे न्यूट्रायल वर्ड का मीन्स न्यूट्रिशियस इंग्लिश में। फाउंडर ऑफ मॉडर्न नर्सिंग के बारे में बात करें तो मॉडर्न नर्सिंग के फाउंडर हैं फ्लोरेंस नाइटिंगेल। फ्लोरेंस नाइटिंगेल के बारे में आप सब लोगों ने सुना भी होगा कि फाउंडर ऑफ नर्सिंग बोला जाता है इसको, और इसको ही बोला जाता है लेडी विद द लैम्प। क्या बोला जाता है? लेडी विद द लैम्प। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि फ्लोरेंस नाइटिंगेल को ही लेडी विद द लैम्प बोला जाता है, बिकॉज कि इन्होंने वर्ल्ड वार के अंदर लैंप लेके लोगों की, सैनिकों की हेल्प करी थी, और तभी से नर्सिंग के फाउंडर इनको माना जाता है, फ्लोरेंस नाइटिंगेल को। इनका जन्म जो है इटली में हुआ था, और वो भी 12 मई 1820 में हुआ था, और इनकी जो डेथ थी वो 13 अगस्त सन 1910 में हुई थी। तो ये सब हिस्ट्री है इसका नर्सिंग का। वैसे तो अगर बात करें नर्सिंग की तो फाउंडर ऑफ नर्सिंग फ्लोरेंस नाइटिंगेल, और बहुत सारे वैज्ञानिकों ने अलग अलग नर्सिंग की डेफिनेशन दी है। अमेरिकन नर्सिंग एसोसिएशन ANA ने भी दी है, WHO ने भी दी है, फ्लोरेंस नाइटिंगेल ने भी दी है। तो बहुत सारी डेफिनेशन आपको मिल जाएंगी। फर्स्ट जो मेन डेफिनेशन जो है वर्जीनिया हेंडरसन के अकॉर्डिंग और WHO के अकॉर्डिंग जो है वो यही है जो आपको प्रीवियसली मैंने बताया है कि इसके अंदर ये डेफिनेशन नर्सिंग इज द यूनिक फंक्शन ऑफ द नर्स वाली जो डेफिनेशन है, यही अपन डिस्कस करते हैं, यही अपन मोस्ट ऑफ याद करते हैं। नेक्स्ट अपन बात करते हैं प्रिंसिपल्स ऑफ द नर्सिंग के बारे में। तो सबसे पहले नर्सिंग को यहाँ पे प्रोफेशन के रूप में किया गया है, और ये एक ऐसा सेक्टर है नर्सिंग जो कि केयर ऑफ द इंडिविजुअल, फैमिली और कम्युनिटी को फोकस करता है और मेंटेन द उनकी ऑप्टिमल लाइफ, मतलब कि ऑप्टिमल हेल्थ को प्रोवाइड करता है और क्वालिटी ऑफ लाइफ जीने के लिए उनको प्रिपेयर करता है। तो अंडरस्टैंड, तो नर्सिंग क्या है? एक प्रोफेशन है जो हेल्थ केयर सेक्टर के अंदर, जो कि लोगों के ऊपर फोकस करता है उनकी ऑप्टिमल हेल्थ देने के लिए और क्वालिटी ऑफ लाइफ जीने के लिए सिक और इंडिविजुअल पर्सन्स को। अंडरस्टैंड। नेक्स्ट, प्रिंसिपल्स ऑफ द नर्सिंग। प्रिंसिपल्स की बात करें तो कुछ पॉइंट्स है प्रिंसिपल्स के अंदर कि किस बेस पे, किस सिद्धांत पे नर्सिंग काम करता है। तो सबसे पहला था सेफ्टी।
सेफ्टी मतलब प्रिवेंशन ऑफ द मैकेनिकल, थर्मल, केमिकल एंड बैक्टीरियल इंजरी टू द क्लाइंट एंड वर्कर्स। तो सबसे पहला जो नर्सिंग का प्रिंसिपल होता है कि प्रिवेंशन ऑफ मैकेनिकल, थर्मल, केमिकल एंड बैक्टीरियोलॉजिकल इंजरीज टू द क्लाइंट एंड वर्कर्स। ठीक है, तो प्रिवेंशन करना है अपन को किसी भी तरह की कोई इंजरी, केमिकल, मैकेनिकल या थर्मल जो इंजरी क्लाइंट और वर्कर को नहीं हो, इस सिद्धांत पे कार्य करता है। तो सबसे पहले सेफ्टी का ख्याल रखना होता है, दैट इज अंडर द प्रिंसिपल ऑफ नर्सिंग। नेक्स्ट आता है थेरेपेटिक इफेक्टिवनेस। थेरेपेटिक इफेक्टिवनेस की बात करें तो जो भी केयर अपन देंगे उसका एक ही एम होता है, क्योर द डिजीज। अकॉर्डिंग टू डिजीज पेशेंट का क्योर, पेशेंट की डिजीज को क्योर करना, उसी के अकॉर्डिंग उसको केयर देना। ठीक है, तो दिस इज कॉल्ड द सेकेंड प्रिंसिपल ऑफ नर्सिंग, थेरेपेटिक इफेक्टिवनेस। थर्ड आता है कंफर्ट। सबसे पहले नर्सिंग पर्सन को ये ध्यान रखना है कि जो भी क्लाइंट, जो भी पेशेंट है, उसको सेटिस्फेक्शन होना चाहिए वहाँ पे आपके वर्किंग एनवायरनमेंट के अंदर, हॉस्पिटल एनवायरनमेंट के अंदर, ताकि उसको कंफर्ट फील हो। अंडरस्टैंड? तो ये है, ये एक नेक्स्ट प्रिंसिपल ऑफ नर्सिंग है जिसको बोलते हैं कंफर्ट, कि प्रोवाइड मतलब कि कंप्लीट सेटिस्फेक्शन ऑफ द क्लाइंट एंड वर्कर, कि एनवायरमेंटली पेशेंट को पूरा सेटिस्फेक्शन होना चाहिए। नेक्स्ट आता है यूज ऑफ रिसोर्सेज। तो यूज ऑफ रिसोर्सेज कहते हैं कि नर्सिंग पर्सनल जो भी है, नर्सिंग के सिद्धांत को अकॉर्डिंग जो भी उसके पास में रिसोर्सेज है, उनका राइट यूज ले, टाइम, एनर्जी और मटेरियल को देखते हुए उसी के अकॉर्डिंग उसको यूज करना है। तो यूज ऑफ रिसोर्सेज इज द प्रिंसिपल ऑफ नर्सिंग, इज द फोर्थ नंबर। नेक्स्ट, गुड वर्कमैनशिप। आपने जो भी काम आप कर रहे हैं वो एक आर्ट ऑफ डूइंग है, मतलब कि आप जो भी काम करेंगे वो आपके अंदर एक स्पेशल स्किल्स, आपने एक स्पेशल स्किल्स उसके रिगार्डिंग ले रखी है, तो उसको करने का एक तरीका है, उसको इस तरीके से करें कि सामने वाला जो पर्सन है उससे मतलब कि ज़्यादा इफेक्ट ना हो, उसको रॉन्ग प्रैक्टिस ना करें, हमेशा एक अच्छे व्यक्ति की तरह, एक आर्ट की तरह उसको परफॉर्म करें। दिस इज कॉल्ड द गुड वर्कमैनशिप। नेक्स्ट आता है इंडिविजुअलिटी। इंडिविजुअलिटी के अंदर आता है कि पेशेंट की नीड्स और प्रॉब्लम्स ऑफ पर्टिकुलर डिजीज के अकॉर्डिंग उसको असेस करेंगे, उसको देखेंगे, उसके बाद में उसको केयर प्रोवाइड करेंगे। अंडरस्टैंड? दिस आर द प्रिंसिपल्स ऑफ द नर्सिंग। नेक्स्ट अपन बात करते हैं नर्स। नर्सिंग प्रोफेशन हो गया, उसके बाद में नर्स कहलाती है। नर्सिंग प्रोफेशन में एडमिशन लेने के बाद में, जीएनएम लेने के बाद में आप लोग नर्स कहलाएंगे। नर्स होती है, एक मेल होती है और एक फीमेल होती है। आज से कुछ साल पहले ओनली फीमेल नर्सिंग होती थी, और अभी लेकिन दोनों मेल और फीमेल दोनों नर्सिंग इसमें इंक्लूड होते हैं, कि मेल भी नर्सिंग करते हैं और फीमेल भी नर्सिंग करते हैं। तो नर्स वर्ड का मीन्स अपन को पता होना चाहिए। सबसे पहला, एन फॉर इंडिकेटिंग नोबिलिटी, U for indicating understanding, R for indicating responsibility, S for simplicity या sympathy, E for efficiency। तो N for nobility। nobility का मतलब ये होता है कि अपन को बहुत ही विनम्रता से बात करनी है, कोई भी क्लाइंट अपने पास में आएगा, पेशेंट का बिहेवियर कैसा भी हो, लेकिन हमेशा नर्स को नोबल रहना है, हर किसी के प्रति सही तरीके से उसको बात करना है और ऑनेस्टी भी उसको दिखानी है। नेक्स्ट आता है अंडरस्टैंडिंग। पेशेंट के जो भी पेशेंट बताता है कि मेरे को ये पेन हो रहा है, मेरे को ये प्रॉब्लम है, उसकी हर प्रॉब्लम को एक अंडरस्टैंडिंग पावर नर्स के अंदर होनी चाहिए, और नर्स उस चीज़ को समझना चाहिए। दूसरा, थर्ड नंबर आता है आर फॉर रेस्पॉन्सिबिलिटी, की नर्स उस चीज़ को अच्छी तरह से जिम्मेदारी के साथ में निभाए और पेशेंट को केयर दे। चौथा, सिंप्लिसिटी और सिंपैथी। बहुत सारे ऐसे मोड आते हैं नर्सिंग फैसिलिटीज के दौरान कि पेशेंट को अपन को सिंपैथी भी देना होता है, कई बैड इवेंट्स भी हैपेंड होते हैं, पेशेंट बीमारी से ग्रसित होता है, बहुत तरह से साइकोलॉजिकल इफेक्टिव होता है, उस टाइम अपन को सिंप्लिसिटी तरीके से उसको सिंपैथी देना होता है। और एफिशिएंसी, इफेक्टिवली नर्सिंग केयर देना है उसको, दिस इज कॉल्ड द ई फॉर एफिशिएंसी। ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं अपन स्कोप ऑफ नर्सिंग के बारे में, कि नर्सिंग के क्या क्या स्कोप्स हैं। जैसे कि आप लोगों ने जीएनएम में एडमिशन ले लिया, तो लेकिन नर्सिंग को आज कल एक प्रोफेशन के रूप में देखा जाता है, तो इसके स्कोप्स क्या क्या है। तो स्कोप्स की बात करें तो
nursing practice is defined as the range of roles, functions, respiratory activities which registered nurse as a educated and authorized to perform. तो नर्सिंग पर्सनल जो होता है उसके लिए बहुत सारे रेंज हैं, एक मतलब पर्टिकुलर डिसाइडेड है कि यहाँ पे नर्सिंग पर्सनल अपना अपनी सेवाएं दे सकता है, और वो एक रजिस्टर्ड नर्स के द्वारा और दी जाती हैं और उसको ऑथराइज भी किया जाता है। ये अपन नेक्स्ट डिस्कस करेंगे प्रोफेशनल नर्स कैसे बनता है। तो सबसे पहला जो है स्कोप ऑफ नर्सिंग स्टाफ नर्स होता है। स्टाफ नर्स का आपको पता होगा, हॉस्पिटल के अंदर सबसे पहली जो पोस्ट निकाली जाती है वो स्टाफ नर्स की निकाली जाती है, जिसके अंदर नर्सिंग पर्सनल रजिस्टर्ड होता है काउंसिल के थ्रू, और वहाँ पे वो अप्लाई करता है, एग्जाम होते हैं, पास करने के बाद में वो एक रजिस्टर्ड स्टाफ नर्स कहलाता है। क्या कहलाता है? रजिस्टर्ड स्टाफ नर्स, काउंसलिंग के द्वारा रजिस्ट्रेशन, उसका रजिस्ट्रेशन नंबर भी होता है। तो स्टाफ नर्स के रूप में भी काम कर सकता है, वार्ड सिस्टर के रूप में काम कर सकता है, नर्सिंग सुपरवाइजर के रूप में भी काम कर सकता है, असिस्टेंट नर्सिंग सुपरिटेंडेंट भी बन सकता है वो, ये सीनियर पोस्ट होती है। पहले सबसे पहला जो स्टेप होता है वो स्टाफ नर्स का है। असिस्टेंट नर्सिंग सुपरिटेंडेंट भी बन सकता है, और कम्युनिटी हेल्थ नर्सिंग डिपार्टमेंट में भी उसका स्कोप होता है। और उसके अलावा टीचिंग इन नर्सिंग, नर्सिंग के अंदर टीचिंग भी वो करवा सकते हैं। ठीक है, टीचिंग सेक्टर में भी वो जा सकते हैं। टीचिंग सेक्टर में बात करें तो बीएससी नर्सिंग से स्टार्ट होता है टीचिंग सेक्टर। जो बीएससी नर्सिंग जिन लोगों ने कर रखी है, डिग्री जिन्होंने ले रखी है, वो लोग पढ़ा सकते हैं। जीएनएम नर्सिंग वालों को पढ़ाने के अलावा अलाउंस नहीं है, क्योंकि जीएनएम एक डिप्लोमा कोर्स होता है और टीचिंग फैकल्टी के लिए बीएससी नर्सिंग की डिग्री रिक्वायर्ड होती है। इंडस्ट्रियल नर्सिंग, इंडस्ट्री सेक्टर में भी नर्सिंग का रोल होता है, मिलिट्री नर्सिंग के रूप में भी होता है, और एब्रॉड नर्सिंग सर्विसेज के अंदर भी होता है। तो इस तरह से बहुत सारे स्कोप्स हैं जहाँ पे नर्सिंग करने के बाद में आप नौकरी प्रदान कर सकते हैं, नौकरी प्राप्त कर सकते हैं, और वो उन सेक्टर्स के अंदर अपना अपनी सेवाएं भी दे सकते हैं। तो ये एज ए प्रोफेशन एक सेवा भाव भी होता है, और दूसरा अपन इससे मनी भी अर्निंग कर सकते हैं। तो सबसे पहले जो आता है स्टाफ नर्स, फिर वार्ड सिस्टर, फिर नर्सिंग सुपरवाइजर भी हो सकता है, फिर एएनएस, असिस्टेंट नर्सिंग सुपरिटेंडेंट, कम्युनिटी हेल्थ नर्स के रूप में कम्युनिटी हेल्थ नर्सिंग डिपार्टमेंट में काम कर सकते हैं। टीचिंग सेक्टर्स में भी जा सकते हैं, रिसर्च सेक्टर्स में भी जा सकते हैं, नर्सिंग के रिगार्डिंग रिसर्च भी होती है, इंडस्ट्रियल नर्सिंग में, मिलिट्री नर्सिंग में, और अब्रॉड नर्सिंग सर्विसेज के अंदर भी अपन अपना योगदान दे सकते हैं। तो ये सब स्कोप्स ऑफ द नर्सिंग होते हैं। नेक्स्ट अपन बात करते हैं नर्सिंग एज ए प्रोफेशन। तो नर्सिंग एज ए प्रोफेशन आता है, प्रोफेशन डिफाइंड एज द ऑक्यूपेशन विद एथिकल कंपोनेंट डिवोटेड टू द प्रमोशन ऑफ द ह्यूमन एंड सोशल। तो प्रोफेशन क्या होता है? तो प्रोफेशन एक तरह से ऑक्यूपेशन, मतलब कि एक तो सिंपल सेवा भाव में पहले नर्सिंग को यूज किया जाता था। उस टाइम कोई मनी का लालच नहीं होता था, किसी तरह का कोई भी इस तरह का नहीं होता था, सिर्फ सेवा भाव होता था। फिर इसको एक प्रोफेशन के रूप में कर दिया गया, जहाँ पे पेशेंट की सेवा भी करी जाती है और सोशल वेलफेयर के लिए उसको पैसे भी दिए जाते हैं, और हेल्थ को इम्प्रूवमेंट करा जाता है लोगों की सोसाइटी। तो इसको एज ए प्रोफेशन ऑफ विद एथिकल कंपोनेंट के द्वारा, कि इसमें कुछ रूल रेगुलेशंस बनाए गए उनके कंपोनेंट्स के, जो कि ह्यूमन और सोशल वेलफेयर को बढ़ाने के लिए एक प्रोफेशन के रूप में इसको इंक्लूड किया गया। अब प्रोफेशनल नर्स कौन होती है? प्रोफेशनल नर्स वो कहलाती है जो ग्रेजुएट फ्रॉम रिकॉग्नाइज्ड नर्सिंग स्कूल से ग्रेजुएट हो और लाइसेंस्ड हो फॉर प्रैक्टिस फ्रॉम द नर्सिंग काउंसिल। ठीक है, नर्सिंग काउंसिल की बात करें तो अपने यहाँ पे स्टेट नर्सिंग काउंसिल भी होती हैं, और एक नेशनल नर्सिंग काउंसिल भी है, जिसको मतलब कि इंडियन नर्सिंग काउंसिल बोलते हैं। इंडियन नर्सिंग काउंसिल बोलते हैं। तो नेशनल नर्सिंग काउंसिल जो होता है ये एक ही है पूरे ऑल ओवर इंडिया में, आईएनसी जिसको अपन बोलते हैं, इंडियन नर्सिंग काउंसिल। और स्टेट के अंदर अलग अलग है, जैसे कि राजस्थान स्टेट के अंदर राजस्थान नर्सिंग काउंसिल हो गया, एमपी के अंदर मध्य प्रदेश नर्सिंग काउंसिल हो गया, बिहार के अंदर, तो सब जगह अलग अलग स्टेट नर्सिंग काउंसिल भी होते हैं जिनके द्वारा लाइसेंस प्रदान किया जाता है। नेक्स्ट बात करें रोल ऑफ नर्सेज और रेस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ नर्सेज की, तो एज ए केयर गिवर, सबसे पहले एज ए केयर गिवर नर्सिंग रोल अदा करती है। स्पेसिफिक डिजीज के अकॉर्डिंग पेशेंट को केयर प्रोवाइड करती है। दूसरा, एज ए एडवोकेट टू प्रोटेक्ट द पेशेंट बाय द लीगल प्रॉब्लम्स। एडवोकेट के रूप में नर्सिंग इस तरह से रोल अदा करती है कि कोई भी लीगल प्रॉब्लम होती है तो नर्सिंग से संबंध मतलब पेशेंट संबंधित सभी चीज़ों को नर्सिंग प्रिजर्व रखती है और उनको लीगल प्रॉब्लम से पेशेंट्स को बचाती है। तीसरा आता है क्रिटिकल थिंकर,
बहुत सारी ऐसी सिचुएशंस आती हैं जिनके अंदर नर्स को इमीडिएट मतलब कि एक्शन लेना पड़ता है और कुछ डिसीजन मेकिंग करना पड़ता है। तो एक नर्स जो है उसको क्रिटिकल थिंकर होना चाहिए, मतलब तुरंत डिसीजन मेकर होना चाहिए उसको। दूसरा, एज ए टीचर प्रोवाइड द इंफॉर्मेशन हेल्थ प्रॉब्लम्स एंड ट्रीटमेंट एंड लाइफ स्टाइल। हेल्थ एजुकेशन, एज ए हेल्थ एजुकेशन वो टीचर के रूप में भी काम करती है कि हेल्थ प्रॉब्लम्स को कैसे बचा जा सकता है, किस तरह से अपन प्रिवेंशन कर सकते हैं, प्रमोशन ऑफ हेल्थ कर सकते हैं, ट्रीटमेंट को कैसे लेना चाहिए, अपने लाइफ स्टाइल मॉडिफिकेशन कैसा करना चाहिए, ये सब भी नर्सिंग एज ए रोल एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज में इंक्लूड होता है एज ए टीचर में। नेक्स्ट आता है कम्युनिकेटर। तो गुड स्किल्स फॉर बेटर केयर। नर्सिंग के बात करने के तरीके से ही पेशेंट को केयर मिलता है। जैसे नर्सिंग कितने प्यार से बात करती है उसी के अकॉर्डिंग उसको अपने स्किल्स के अकॉर्डिंग उसका कम्युनिकेशन स्टैंडर्ड और उसका रिलेशनशिप स्टैंडर्ड अच्छा होना चाहिए, और ये रोल वो अदा करती है फॉर प्रोवाइडिंग द बेटर केयर, अंडरस्टैंड। नेक्स्ट है एज ए मैनेजर। बहुत सारी सिचुएशंस में पेशेंट सुपरवाइज करता है, गाइड करता है अपने छोटे जूनियर्स को, सीनियर्स को, सबको, मतलब नर्सिंग देखता है। तो एज ए मैनेजर भी वो वहाँ पे यूज करता है। एज ए मैनेजर वो अपना रोल अदा करती है कि अपने जूनियर्स को सुपरवाइज करती है, स्टूडेंट्स को सुपरवाइज करती है, ठीक है, सीनियर्स को किस तरीके से पेश आना चाहिए, जूनियर्स को, ये सब चीज़ें मैनेज करना होता है एज ए मैनेजर। नेक्स्ट आता है रिसर्चर। नर्सिंग रोल अदा करती है रिसर्चर के रूप में भी, बहुत सारी रिसर्च एक्टिविटीज़ के अंदर पार्टिसिपेट करती है, डिजीज़ के रिगार्डिंग स्टेटिक्स को कलेक्ट करते हैं, उसके रिगार्डिंग एक रिसर्च में भी कैसे क्या हुआ, किस तरीके से पेशेंट का क्योरनेस, किस बीमारी में, किस डिजीज़ में, किस मेडिसिन, एवरीथिंग इज अंडर द रिसर्च एक्टिविटीज़। तो नर्स इन सब रिसर्च में भी पार्टिसिपेट करती है। और रिहेबिलिटेटर, और वो मैक्सिमम स्टेट ऑफ फंक्शनिंग आफ्टर द ट्रीटमेंट। नर्सिंग ही ये इंश्योर करता है पेशेंट को कि वो उसका कितना रिहेबिलिटेशन, मतलब डिसेबिलिटी लिमिटेशन ट्रीटमेंट्स के रिगार्डिंग उसको एनकरेज करना, तो एज ए रिहेबिलिटेटर भी वो अपना योगदान देती है नर्स। तो these are the roles and responsibilities of the nurse. Now we will discuss about the quality of the nurse, कि नर्स के अंदर क्या क्या क्वालिटीज होनी चाहिए। जैसे प्रीवियस में अपन ने देखा कि नर्स का मीन्स होता है नोबिलिटी, अंडरस्टैंडिंग, रेस्पॉन्सिबिलिटी, सिंप्लिसिटी और एफिशिएंसी। तो उसी के बेस पे कुछ इनकी क्वालिटीज होती हैं कि नर्स को कैसा होना चाहिए। तो नर्स को होना चाहिए हम्बल एंड ऑनेस्ट। कैसा होना चाहिए? हम्बल और ऑनेस्ट होना चाहिए, विनम्र होना चाहिए, जो कि क्लाइंट का ट्रस्ट जीत सके और ट्रीटमेंट को एक्सप्लेन कर सके, ईमानदारी से ट्रीटमेंट को ऑनेस्टली उनको बता सके कि किस तरह से हम आपका ट्रीटमेंट कर रहे हैं और आपको क्या हो, कैसे मतलब आप सही होंगे। तो सबसे पहला है कि ट्रस्ट ऑफ द क्लाइंट उसको गेन करना पड़ेगा, तो उसके लिए उसको हम्बल और ऑनेस्ट होना चाहिए। दूसरा उसका क्वालिटी होना चाहिए कि कोऑपरेटिव होना चाहिए। नर्स को हमेशा कोऑपरेटिव होना चाहिए क्लाइंट के अकॉर्डिंग और हेल्थ केयर टीम के। जब किसी भी क्लाइंट को केयर दी जाती है तो एक टीम की तरह दी जाती है, तो सभी के लिए कोऑपरेटिव होना चाहिए और उसको पेशेंट को केयर देनी चाहिए और उसको गुड कम्युनिकेशन स्किल के द्वारा काउंसिल भी करना चाहिए। तीसरा आता है लॉयल एंड रिस्पॉन्सिबल, कि पूरी तरह से ईमानदारी से और जिम्मेदारी से क्लाइंट को केयर देना चाहिए, क्लाइंट की नीड को समझना चाहिए कि क्या क्या उसको नीड्स हैं, फिजिकल नीड्स, हाइजीन नीड्स, जो भी उसकी नीड्स हैं, फिजियोलॉजिकल नीड्स, उसको अकॉर्डिंग में ध्यान में रखते हुए अपन को लॉयल और रेस्पॉन्सिबिलिटी के हिसाब से नर्स के अंदर ये क्वालिटी होनी चाहिए कि लॉयल और रेस्पॉन्सिबल होकर उस काम को करना चाहिए, उसको केयर और ट्रीटमेंट के रिगार्डिंग टाइमली उसको दवाई देनी चाहिए, टाइमली उनको केयर करना चाहिए। ये सब चीज़ें आती हैं क्वालिटी ऑफ नर्स में। नेक्स्ट होता है गुड लिसनर। आइडेंटिफाई द नीड्स। गुड लिसनर होना चाहिए कि पेशेंट क्या कहना चाहता है, पेशेंट किस तरह की केयर चाहता है, पेशेंट को किस चीज़ से प्रॉब्लम है, किस तरह से वो आपको सुनना चाहता है, उसी तरीके से एक गुड लिसनर की तरह पहले सबसे पहले पेशेंट का काम पेशेंट की बात सुने। अगर उसमें अगर आपको कुछ लगता है तो उसको सही तरीके से एक्सप्लेन करके उसके नीड के अकॉर्डिंग और उसको एक्सप्लेन किया जाए, और एक गुड लिसनर की तरह भी काम करना चाहिए नर्स को। ये भी एक क्वालिटी नर्स के अंदर होनी चाहिए। नेक्स्ट आता है डिसीजन मेकर एंड जज। अच्छा डिसीजन मेकर, क्रिटिकल थिंकर, जो मैंने आप लोगों को पहले भी बताया कि क्रिटिकल थिंकर होना चाहिए। तो पेशेंट को सबसे पहले पेशेंट को आइडेंटिफाई करना चाहिए, पेशेंट की नीड्स क्या है, प्रॉब्लम्स क्या है,
किस तरह से वो उसको हुई है, उस चीज़ को करने के बाद में ही पेशेंट को के लिए जो बेटर है उसके लिए जज करना चाहिए और डिसीजन लेना चाहिए नर्स को। ये भी क्वालिटी नर्स के अंदर होनी चाहिए। गुड एडमिनिस्ट्रेटर और गुड मैनेजर ड्यूटीज एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी। गुड एडमिनिस्ट्रेशन मतलब कि पेशेंट के रिगार्डिंग केयर को सीनियर नर्स जो भी होती है उनको एक मैनेजर के रूप में अपने जूनियर को बताना चाहिए, और जूनियर सीनियर जो भी है अपनी ड्यूटीज और रिस्पॉन्सिबिलिटी को सही तरीके से निभाएं कि पेशेंट को टाइमली दवाई देनी है, पेशेंट को टाइमली केयर देना है, पेशेंट की नीड्स को ध्यान में रखते हुए उसको उनको केयर प्रोवाइड करनी है। तो एक अच्छे मैनेजर की तरह और एक अच्छे एडमिनिस्ट्रेटर की तरह उसको टाइमली डिवाइडेड करके और अपन को वो काम करना चाहिए, केयर ऑफ द पेशेंट। नेक्स्ट, ये क्वालिटी होने के बाद में ही गुड सुपरविजन होना चाहिए नर्स के अंदर, कि जब भी कोई काम कर रहे हैं तो कैसा काम अपन पेशेंट को, कैसी केयर अपन पेशेंट को दे रहे हैं, एक इफेक्टिव मैनर में दे रहे हैं कि या फिर काम चलाओ केयर दे। तो इसके लिए गुड सुपरविजन क्वालिटी भी नर्स के अंदर होनी चाहिए। तो दीज आर द सम क्वालिटीज ऑफ द नर्स इंक्लूडेड इन दिस यूनिट। नेक्स्ट अपन बात करते हैं प्रोफेशनल एटिकेट्स फॉर द नर्सेज। दीज आर द वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर द नर्स। मतलब कि आप लोग स्टूडेंट्स हैं, जीएनएम स्टूडेंट्स हैं, तो आपको क्या करना चाहिए, सबसे पहले ये एटिकेट्स ध्यान में रखने चाहिए। एटिकेट्स को ध्यान में रखने से ये रहता है कि जो नर्स की क्वालिटी है वो आपके अंदर डेवलप होती है। तो सबसे पहले अपन को जेंटल एंड पोलाइट इन योर टॉक। किसी से भी बात करने से पहले आप आपके सीनियर से बात करें, जूनियर से बात करें, तो हमेशा पोलाइटली टॉक करें और विनम्र तरीके से बात करें। दूसरा, ग्रीट योर सीनियर्स एंड कोवर्कर्स। अपने साथ काम करने वाले सीनियर्स और वर्कर्स जो होते हैं उनको हमेशा ग्रीटिंग करें, गुड मॉर्निंग, गुड इवनिंग, गुड आफ्टरनून, जो भी है, जहाँ पे भी जो सीनियर मिलता है तो उसको हमेशा ग्रीट करें। एड्रेस योर सीनियर विद प्रॉपर टाइटल। सीनियर जो भी होगा उसको प्रॉपर टाइटल से ही उसको अपन को बोलना है, एड्रेस करना है। जैसे कि अपन बॉस बोलते हैं सीनियर्स को, तो एक प्रॉपर टाइटल के अकॉर्डिंग बोलना है। ये नहीं कि अपन उसको डायरेक्टली बोल सकते हैं, डायरेक्टली नेम से न बुला के उसको प्रॉपर टाइटल से बोलें। मैम, सर, जो भी आप सुटेबल लगे आपको उसके अकॉर्डिंग उसको एड्रेस करना है। स्टैंड अप व्हेन आंसरिंग द क्वेश्चन। जब कभी भी आप क्लास में या कहीं पे भी कोई सी भी चीज़ के क्वेश्चन का आंसर दे रहे हैं तो आप हमेशा स्टैंड अप वो करिए, उसको आंसर करें अपने सीनियर्स के सामने। हमेशा मेंटेन द साइलेंस में साइलेंस को मेंटेन करें। कीप योर ड्रेस नीट एंड टाइडी। ड्रेस यूनिफॉर्म जो भी होगा अपना उसको हमेशा नीट एंड टाइडी रखना है। ओबे सीनियर्स विदाउट आर्ग्यूइंग। सीनियर्स की आज्ञा का हमेशा पालन करें और कोई भी आर्ग्यू ना करें। ठीक है, आर्ग्यू मतलब उसको जवाब ना दें। किसी भी सीनियर्स जो भी कहेंगे आपके काम के प्रति कहेंगे, आपको कभी डांटते भी हैं तो अपने काम के प्रति डांटेंगे तो उसको कभी पर्सनली ना लें। तो हमेशा उसके साथ में आर्ग्यूइंग ना करें और उसको समझें कि वो क्या कह रहे हैं। बी पंक्चुअल ऑलवेज। हमेशा पंक्चुअलिटी इज द मोस्ट इम्पोर्टेंट फॉर टाइमिंग। तो हमेशा अपने टाइम के प्रति पंक्चुअल रहें। नेवर वियर ज्वेलरी। एक नर्सिंग पर्सनल को कभी भी कोई भी ज्वेलरी, धागा, किसी भी तरह की कोई भी चीज़ अपने हाथ में या अपने गले में कहीं पे भी नहीं पहननी होती है, बिकॉज कि ये जो ज्वेलरी है ये हमेशा इन्फेक्शन का सोर्स रहेगी उसके लिए। ठीक है, उसके अलावा कभी भी आप किसी से बात करें तो लास्ट एंड फाइनली किसी भी चीज़ के रिगार्डिंग उसको थैंक यू बोले। अगर उसने किसी आपको राय दी है, सीनियर ने आपको इस तरह से बताया आप उसके सामने, तो उसको हेल्प करिए, तो हमेशा थैंक यू बोले। और किसी भी चीज़ को लेने के लिए या किसी भी काम को करने से पहले अपने सीनियर से परमिशन लें। कीप आई कॉन्टैक्ट। हमेशा हर चीज़ पे अपनी नज़र रखें, ध्यान रखें कहाँ पे क्या हो रहा है, कैसे हो रहा है, पेशेंट को कोई प्रॉब्लम तो नहीं है, पेशेंट गिर भी सकता है। तो हर चीज़ को अपन को आई कॉन्टैक्ट के अकॉर्डिंग रखना है। नॉक टू द डोर। हमेशा कभी भी किसी सीनियर के रूम में जाएं, किसी के भी रूम में जाएं, तो सिंपल एटिकेट्स में आता है कि अपन को नॉक करके ही डोर के अंदर प्रवेश करना चाहिए। कभी भी ये नहीं कि डायरेक्टली किसी डोर में अपन डायरेक्ट घुस जाए। तो हमेशा अपन को नॉक करके ही जाना होगा। डू नॉट कवर माउथ वाइल टॉकिंग। जब कभी भी आप किसी से बात कर रहे हो तो अपने माउथ को कभी भी कवर ना करें। ठीक है, कवर माउथ व्हेन स्नीजिंग। लेकिन जब कभी आपको छींक आए या कफ आए तो आपको हमेशा अपना माउथ कवर करना है विद योर हैंड्स। अंडरस्टैंड? या फिर आपके पास में रुमाल है या कुछ भी है तो उसको कवर करें ताकि ड्रॉपलेट्स किसी दूसरे पे ना पड़े। अंडरस्टैंड? डोंट टेक एनी गिफ्ट एंड
गिव देयर रिलेटिव्स। क्लाइंट और उसके फैमिलीज से कभी भी कोई गिफ्ट ना ले और ना ही उनको दे। ये हैं सम एटिकेट्स फॉर द नर्सेज। तो दीज आर द सम टॉपिक्स विच वी आर डिस्कसिंग इन द अंडर यूनिट फर्स्ट कि व्हाट इज नर्सिंग, नर्सिंग की डेफिनेशन, नर्सिंग की हिस्ट्री, उसके स्कोप्स, ठीक है, क्वालिटीज, रोल्स, रेस्पॉन्सिबिलिटीज एज ए प्रोफेशनल नर्स, एटिकेट्स क्या क्या होता है, ये सब अपन ने आज डिस्कस किया है। थैंक यू so much guys for watching this video, and like and subscribe at these Mahakal Nursing Group channel. Thank you so much.